Hello friends, we will discuss about work study in this video. Work study is very important subject in industrial engineering. काफ़ी ब्रांचेस को सब्जेक्ट होता है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो स्पेशल ब्रांच है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दे आर आल्सो हैविंग दिस सब्जेक्ट इन देयर सिलेबस. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. जनरली ये फाइनल ईयर को होता है, थर्ड ईयर को आइदर डिप्लोमा इन और इन इंजीनियरिंग. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है वर्क स्टडी. Actually, work study is a generic term for method study and work measurement. Method study or work measurement both are in context with the human being. It is examination of human work. See, recruitment itself is a very complicated process. किसी आदमी को रिक्रूट करना है, वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी तब समझ में आती है जब आप पर नौबत आती है. घर में किसी लेबर को एम्प्लॉय करना है, आपका किसी शॉप है और आपको 2-4 लेबर मतलब लेबर्स काम के लिए लगाने हैं, तब आपको ध्यान में आता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वो लेबर अच्छा निकलना चाहिए, हार्ड वर्कर चाहिए, सिंसियर चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, ये सब बातें उसमें चाहिए, क्वालिटीज़. सिमिलर थिंग अप्लाइज टू द इंडस्ट्री. So selection of the laborers, it's a tough task. Similarly, selection of the officers also. ये जरूरी नहीं कि हर ऑफिसर, हर इंजीनियर मेहनत से, लगन से काम करे. 70-80% लोग काम करते हैं, 10-20% ऐसे ही मतलब पॉलिश्ड रहते हैं, वो अलग टॉपिक है. तो मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट में, ह्यूमन बॉडी के वर्क मेजरमेंट में. अब मैं तो मजाक में बोलता हूँ कि दो बार गलती नहीं करना आदमी ने. एक तो उसको रिक्रूट भी करो और वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं देखते हुए रहो. ज़रूरी नहीं है, मतलब एक बार आपने रिक्रूट कर दिया तो उसने अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि आपको इतना थोड़ी काम है, आपको तो बहुत सारे काम है. वो एक बार उसको रिक्रूट किया, देन इट्स हिज ड्यूटी टू सी दैट ही इज़ डूइंग हिज जॉब ऑनेस्टली. पर नहीं होता है, सब लोग सरीखे नहीं होते हैं, तो कुछ तो आपको कामचुकार आलसी लोग मिलेंगे. फिर क्या करना है? अच्छा, हर आदमी का स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. वेल्डर को अलग स्किल चाहिए, टर्नर को अलग चाहिए, CNC ऑपरेटर अलग स्किल है उसका. वेल्डर कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता, उसके आँखों में स्ट्रेन आ जाता है, उसके फ्यूम्स है, दीज आर डेंजरस टू द बॉडी. कोई फोर्जिंग शॉप में काम कर रहा है, ये ऑल्सो कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस or say hammer continuously for say 7 to 8 hours. Means it is not easy to say justify the work content. फिर भी अब इतने सालों की इंडस्ट्री है तो लोग कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेते हैं कि सैलरी कैसा फिक्स करना, ग्राइंडर को कितना देना है, टर्नर को कितना देना है, CNC ऑपरेटर को कितना देना है. These are all say systematized in an quite old industry. Then उसका आपको मेजरमेंट करना है. अब मेथड स्टडी क्यों करना है? What is method study? We will see. It is systematic recording and critical examination of existing and proposed ways of doing a job in order to develop better and easier economical method. इसका मतलब क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि मैंने आंखों से देख लिया और बोला वो तेरे से वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसके जैसा काम कर. नॉट लाइक दैट. क्योंकि एक बार कोई काम करना अच्छे से अलग बात है, और बार बार रिपीटेटिव वर्क है, आपको सालों साल वही काम करना है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चेंज नहीं होने वाला है आपका. तो फिर इट बिकम्स नेसेसिटी दैट यू क्वान्टिफाई द वर्क. आपको कितना काम करवा लेना है वर्कर से, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. उसके लिए आपको वर्क मेजरमेंट भी करना पड़ेगा. और बाद में मेथड स्टडी मीन्स यू टू डेवलप मेथड, उसके लिए रिकॉर्डिंग करना चाहिए. अब रिकॉर्डिंग क्या करोगे? अभी तो इजी टेक्निक है कैमरा रिकॉर्डिंग से. उसके लिए वर्क स्टडी में एक 5 सिंबल डिसाइड किए. ऑपरेशन मतलब कोई भी चेंज है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, सम चेंज इन द शेप, ऑपरेशन, देन इट इज़ नोन एज ऑपरेशन. इंस्पेक्शन, आप कोई चेक, इफ़ यू आर चेकिंग सम से क्वांटिटी और क्वालिटी, देन इट इज़ इंस्पेक्शन. ट्रांसपोर्टेशन, आप मटेरियल यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. इंस्पेक्शन आप स्क्वायर से डिनोट करते हो,
और ट्रांसपोर्टेशन एरो से डिनोट करते हो। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। देन आ गया डिले। अब डिले क्यों आता है? कभी कभी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, कभी टूल अवेलेबल नहीं, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, देन इट इज़ डिले। इट इज़ टेम्पररी डिले। एंड स्टोरेज डिले मतलब डी से डिनोट करते हैं हम लोग उसको, और स्टोरेज मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल। कुछ गिर गया देखो, इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो इन्वर्टेड ट्रायंगल है स्टोरेज के लिए इंडिकेट करते हैं। स्टोरेज मतलब इंटेंशनल स्टोरेज है, वो कोई मतलब किसी शॉर्टेज की वजह से नहीं हुआ। अब काम हो चुका है आपका और आपको स्टोर करना है, आपको डिस्पैच करना है कंपाउंड, तो यू हैव टू स्टोर इन द स्टोर फॉर सर्टन टाइम, इट इज़ नोन एज स्टोरेज। सो ये सब बातें होगी रिकॉर्डिंग के बारे में। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, हर चीज़ आपको एग्जाम करनी है। पर्पस क्या है, प्लेस क्या है, सीक्वेंस क्या है। पर्पस व्हाट इट इज़ डन, आप पूछेंगे क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है भाई। देखो बहुत बार आता है जनरल मैनेजर आते हैं, एमडी आते हैं, या फिर दुकान का मालिक आता है, ए भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उसका मतलब है क्या पर्पस क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आप बोलेंगे एक्स सो एंड सो, व्हाई इट इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों कर रहे हैं ये सब लोग, हाँ आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये नेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट है, इसके पहले ये जॉब हुआ, इसके बारे में, इसके आगे ये ऑपरेशन करना है, इसके लिए हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इसके लिए। देन व्हाई इट इज़ डन, क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर हो गया। व्हाट एल्स कैन बी डन, मतलब ये आप कर रहे हो उसके बदले और क्या कर सकते हो, कि यही काम किसी और तरीके से कर सकते हैं। और फाइनल क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन। अभी फाइनली बताओ मुझे कि ये 3-4 तरीके हैं आपके पास, इससे कौन सा तरीका इसमें का यूज़ करना है। जैसा कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, प्रोडक्ट बनाना हो, आप रोलिंग से बना सकते हैं, फोर्जिंग से बना सकते हैं, प्रेस वर्क से बना सकते हैं, आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स है। तो यही मेथड क्यों यूज़ करना है, ये अगर ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप दोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि ये क्यों करना है। पर्सन के बारे में पूछ सकते हो आप, हु इज़ डूइंग दिस जॉब। कोई मालिक आ गया, कोई मैनेजर आ गया, हु इज़ डूइंग दिस जॉब, आपको आंसर मिलेगा XYZ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ डूइंग दैट जॉब, वो क्यों कर रहा है ये, तो आपका कुछ आंसर है, वो एक्सपीरियंस है उसके, उसने CNC का कोर्स किया है, CNC ऑपरेटर का, या ITR टर्नर है, फिटर है, ये सब क्वालिफिकेशन उसके पास है, इसलिए वो कर रहा है। हु एल्स कैन डू इट, मालिक पूछ रहा है हु एल्स कैन डू इट, मतलब उसको इसको बदलना है। बदलने के नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए इसको बदलना है, या फिर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, अब उसको अच्छा काम दूसरा देना है, उसको प्रमोट करना है, तो उसका काम कौन करेगा, उसके लिए भी उनको मतलब उसके लिए भी बहुत बार आदमी चेंज कर देते हैं। हाँ, हु एल्स कैन डू इट। और फाइनल क्वेश्चन क्या है, हु शुड डू इट। हु शुड डू इट मतलब अब डिसाइड करो कि किसने करना है ये काम। हाँ, अगर ये 4 क्वेश्चन के आंसर आ गए तो आपको पर्सन के आंसर मिल गए। वैसे ही सीक्वेंस के आंसर है, वैसे ही प्लेस के आंसर है। मीन्स कैसे कर रहे हो क्या, वैसा क्यों कर रहे हो, और कौन से तरीके से कर सकते हो, और फाइनली कैसे करना चाहिए। ऐसे 5 क्वेश्चन के आंसर आ गए तो आपको मीन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे पर्पज है, प्लेस है, सीक्वेंस है, मीन्स है, इन सब के बारे में आप अगर क्वेश्चंस क्रिटिकली एग्जाम करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या करना है, पर्पस क्या है, क्या करना है, कहाँ करना है, प्लेस, कौन करेगा, पर्सन, कब करना है, सीक्वेंस, और कैसे करना है, मीन्स। ये पांचों के आंसर जब आपको मिल जाएंगे तो आपकी प्रोसेस डिफाइन हो जाएगी। मतलब एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड, एग्जिस्टिंग प्रोसेस तो चल रही है आपकी इंडस्ट्री में, पर आपको उसको चेंज करना है। तो आप प्रपोज मतलब इमेजिन कर रहे हो कि चलो मैं ऐसा नहीं, ऐसा लेआउट चेंज करूँगा, ऐसी प्रोडक्शन सीक्वेंस चेंज करूँगा, ये मशीन चेंज करूँगा, और फिर मेरा ऐसा रिजल्ट आएगा। ये सोच के आप पेपर पे वो डिफाइन कर दो सिंबल के जरिए, तो आपका चार्ट बन जाता है। और फिर आपको समझ में आएगा कि ये आगे दूसरी जो प्रोसेस चेंज कर रहे हैं उसको टाइम कम लग रहा है या नहीं। खाली टाइम से मतलब नहीं है, ईजी जाना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि टाइम कम करने के चक्कर में प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द लेबर, वो नहीं चाहिए।
तो उसके लिए वर्क सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, हाँ, कि उसमें ह्यूमन कंसिडरेशंस भी है, टेक्निकल कंसिडरेशंस है कि किसी जॉब में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है तो वो वर्क हम सिलेक्ट करेंगे किसके लिए, वर्क स्टडी के मेथड स्टडी के लिए। और टेक्निकल कंसिडरेशंस हो गए, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हमारा ऐसा है कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते में दे रहा है एंड वी आर मेकिंग इट वेरी कॉस्टली, सो वी शुड सर्च सम मेथड सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिकल वे। और थर्ड है ह्यूमन कंसिडरेशंस कि लेबर की बहुत कंप्लेंट है, साहब ये जमता नहीं है, इससे क्वालिटी नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा नंबर ऑफ रीजन्स कैन बी देयर। तो उसकी जो कंप्लेंट है उसका दैट इज़ ह्यूमन कंसिडरेशंस, वो अगर लास्ट में भी है स्टिल यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द लेबर हु इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द थिंग्स, सो इट इज़ ह्यूमन कंसिडरेशंस। ये तीनों कंसिडरेशंस हो गए हैं आपके वर्क सिलेक्शन में, क्योंकि इंडस्ट्री में तो सैकड़ों प्रोडक्ट है, हर चीज़ में आप वर्क मेथड स्टडी वर्क मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए प्रोडक्ट किस पे आपको मेथड स्टडी करनी है। अब आते हैं थोड़े से वर्क मेजरमेंट के बारे में। वर्क मेजरमेंट, it is an application of techniques designed to establish the time required for a qualified worker to carry out a specific job at a defined level of performance. एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स टू एस्टेब्लिश द टाइम रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड टाइम आपको निकालना है कि कौन सा जॉब कितने वक्त में कंप्लीट होना चाहिए फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर। अब वर्कर क्वालिफाइड मतलब आप बोलेंगे ये क्या, वर्कर थोड़ी क्वालिफाइड होता है, वो तो वर्कर है, अगर वो क्वालिफाइड होता तो वर्कर क्यों होता, वो इंजीनियर होता, सुपरवाइजर होता, मैनेजर होता। क्वालिफाइड वर्कर इसका मतलब ये है कि उस काम करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन लगता हो उसके बाद चाहिए। जैसे मैंने बताया ITI टर्निंग का काम है तो ITI टर्नर चाहिए, उसको CNC NC चलानी है तो उसको CNC ऑपरेटर का कोर्स उसने उसके बाद उसका नॉलेज चाहिए। सो दैट इज़ रिगार्डिंग क्वालिफाइड वर्कर। फॉर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड जॉब, जॉब डिफाइंड है आपका कि यही काम करना है आपको, तो दैट इज़ नॉन ए स्पेसिफाइड जॉब एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। डिफाइंड लेवल मतलब क्या होता है कि हमको रोज़ काम करना है, वो ऐसा नहीं एक दिन में काम करना है, कोई इंटरेस्ट में एंथुजियाज्म में आप कर भी लोगे। जैसे कोई रेसिंग है, कंपटीशन है, साल में एक बार आता है, आप जी जान लगा के दौड़ोगे, साइकिलिंग करोगे, मोटरसाइकिल रेसिंग करोगे, कार रेसिंग करोगे, जो भी रेसिंग है आप करोगे, आपको कुश्ती लड़ना है, आप पूरा एनर्जी लगा दोगे। पर अगर आपको डेली काम करना है वही काम, तो आपको सोचना पड़ेगा। मतलब एक बार आपको साल में किसी इंडस्ट्री को पर्सनल को बुलाया लेक्चर देने में, वो बहुत मतलब अच्छे से देता है, क्योंकि उसको साल में एक या दो ही लेक्चर देने, वही लेक्चरर है उसको रोज़ के 3-3 लेक्चर देने, तो उसके जॉब में थोड़ा सा डलनेस आएगा, कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं रहेगी, इंथुजियाज्म उतना नहीं रहेगा। डेली कहाँ से इंथुजियाज्म लाओगे, 365 डेज यू कांट वर्क लाइक ए मशीन। तो कभी लेक्चर अच्छा होगा, कभी थोड़ा बुरा होगा, कभी एवरेज होगा, कभी पुअर होगा। ऑल थिंग्स आर एक्सपेक्टेड इवन बाय क्वालिफाइड पर्सन। ओके, थोड़ा सा अलग है पर रिलेटेड है। दैट इज रिगार्डिंग डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये कौन डिफाइन करेगा, वर्क स्टडी इंजीनियर डिफाइन करेगा। कैसे करेगा, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसा वो BE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है या फिर BE मैकेनिकल भी हो या डिप्लोमा हो, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज चाहिए। अगर आप बोलते हो किसी को कि ये काम आपको मतलब कम समय में करना है तो आपको प्रूव करके देना पड़ेगा। अब मैं ऐसे ही छोटे इंडस्ट्री में एक बार काम कर रहा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मैंने ऑपरेटर को बताया कि ये आप थोड़ा स्लो कर रहे हो, आप ज़्यादा करो। बोले साहब आपको बोलने को क्या लगता है, आप खुद करके दिखाओ। बोला ठीक है। दूसरे दिन उसको साइड में किया, प्रेस वर्किंग का काम था, मैंने 8 घंटे काम किया, और वो भी ऐसा नहीं कि बलजबरी ज़्यादा किया, और उसको प्रूव करके दिखाया कि उससे से मैंने 40-50 प्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस किए। फिर उसके दूसरे दिन से उसने मुझे अपोज नहीं किया एंड ही यूज्ड टू फॉलो मी। सो फर्स्ट यू हैव टू डू इट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू द अदर्स। तो ऐसा हो गया, और इसी तरह से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद में आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब काम करने वाला
या तो एवरेज वर्कर है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है वही काम कर रहा है, या तो स्लो वर्कर है, बहुत स्लो काम कर रहा है, या तो फास्ट वर्कर है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो ये स्लो, एवरेज, फास्ट, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आदमी को। अब मेरा इंटरप्रिटेशन अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा। तो जो वर्क स्टडी इंजीनियर डिफाइन कर रहा है वो रीजनेबली, बहुत ज़्यादा यंग नहीं चाहिए, बहुत ओल्ड एज नहीं चाहिए। ही शुड बी ऑल्सो मीडियम एज, लिटिल बिट एक्सपीरियंस, शॉप फ्लोर का एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं तो आप एसी में बैठ के बोल रहे हो कि ये काम कम कम हो गया, ज़्यादा करो, बस मुझे कुछ नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता। आप शॉप फ्लोर में जब तक खुद काम नहीं करोगे, और आपको भले ही रोज़ नहीं करना है, आपको एक दिन 1 घंटा तो करो, तो अंदाजा आएगा क्या डिफ़िकल्टी आती है काम में, और फिर आप किसी वर्कर को बोल सकते हो कि आपको टारगेट कितना चाहिए। तो ये हो गया वर्क मेजरमेंट के बारे में। तो ये मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, ये दोनों कंबाइन करके इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी के लिए अच्छी सी बुक है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लंबी सी बुक है वो, और बहुत अच्छी बुक है ILO की, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बहुत। और इंडियन ऑथर चाहिए तो फिर वो PC शर्मा की बुक है और OP खन्ना की अच्छी बुक है मैनेजमेंट की। LC जाम का तो बहुत काम है इसमें। LC जाम की कोई भी बुक आप सर्च कर लो, लाइक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वगैरह और वर्क मेजरमेंट, उसमें आपको बहुत अच्छे से वर्क स्टडी का टॉपिक मिलेगा। सो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, बाय।